अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। मिस्टर राइट, मनाल सना, किस्त नंबर 17। हमेशा की तरह होंठों को गोल किए मखसूस धुन बजाता वो घर में दाखिल हुआ तो लॉन से गुजरते हुए चौंक गया। उनके मुस्ततील लॉन में खासा बड़ा हौज था, जो अमूमन खुश्क पड़ा रहता था, मगर आज ना सिर्फ हौज में पानी नजर आ रहा था, बल्कि इसमें लगा फवारा चलता बड़ा हसीन मंजर पेश कर रहा था। मगर चौंकने की वजह फवारा नहीं था, बल्कि उसके करीब खड़ी सारा थी। वो उसका सिर्फ एक रुख देख सकता था। स्याह पैरों को छूती फ्रॉक में मलबूस, रात के अंधेरे में वो हथेली का हाला किए दिए को बुझने से बचा रही थी। कमर तक आते बाल और सुनहरी दुपट्टा हवा से उड़ रहा था। आसी भाई, हम दिए जला रहे हैं। वो मबहूत सा उसे यकटुक देखता ही रह जाता अगर उसके साथ खड़ी कंजा चलाकर उसे पुकारती ना। वो उसे वहां देख चुकी थी, तभी उसे इस कदर लुत्फ अंदोज करने वाली सरगर्मी से मतला किया। वो भी गुलाबी फ्रॉक पहने बिल्कुल तैयार थी। कमर के गिर्द बर्थडे गर्ल की सुनहरी और गुलाबी पट्टी बांध रखी थी। अब उसे देखकर याद आया था कि आज उसकी सालगिरह है। कंजा की पुकार पर उसने भी नजर घुमाकर उस पर डाली। चेहरे पर तेजी से संजीदगी फैली और फिर अगले ही लम्हे वो रुख वापस मोड़ गई। आसिम पहले तो शायद उसे परेशान न करता, मगर अब सारा के तासुरात ने उसे परेशान करने पर उकसाया। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो माय लेडी। उनके करीब आते वो ऊंची आवाज में कंजा से पूछता झुककर सारा के कान में भी सरगोशी कर गया। देखिए आसिफ भाई, यहाँ पूल के बिल्कुल राइट पर उस टेबल पर मेरा बर्थडे केक होगा और बाकी चारों तरफ बलून्स और दिए। और ये जो पूल की बाउंड्री है ना, इस पर भी दिए रखेंगे। और पूल के पानी में ये सारे पिंक और गोल्डन बलून्स। और जो केक सारा आप ही ने ऑर्डर किया है वो भी मेरे ड्रेस और इन बलून्स की तरह पिंक होगा। ये सारा सारा आप ही का आइडिया है। अच्छा है ना? उसने एक ही सांस में सारा कुछ बिना लोकेशन समझाकर सारा के लिए तारीफ भी वसूल करना चाही। आसिम ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। सब वाकई बड़ा जबरदस्त लग रहा था। उसकी सोच के मुताबिक हुई हल्की फुल्की सजावट भी किसी इवेंट प्लानर की सजावट से कम नहीं लग रही थी। हाँ, सारा बेबी के तो शौक ही निराले हैं। फेरी लाइट्स के जमाने में दिए जला रही है। उसने कड़वे से अंदाज में कहा, जैसे उसे कुछ भी पसंद नहीं आया था। सारा ने तो इसके तबसरे पर सर झटक दिया। अलबत्ता किंसा को जरूर बुरा लगा था। वो लड़ने लगी। यार भाई, दिस इज नॉट फेयर। फेरी लाइट से ज्यादा अच्छा तो लग रहा है। सारा आप ही ने इतनी मेहनत की है। पूल और फाउंटेन भी आज इतनी मेहनत से खुलवाया वासे भाई से। हम दोनों ने उसे ठीक से साफ करके चलाने में भाई की हेल्प की। इतना प्यारा तो लग रहा है। उसकी तकरीर हमेशा की तरह तमाम जज्सियात से मुश्तमिल थी। साथ ही साथ उसने अपनी नाराजगी भरे तासुरात भी दिखा दिए। आसिम उसे काफी अरसे बाद इस कदर पुरजोश देख रहा था। उसे बेसाख्ता बहन पर ढेरों प्यार आया तो उसे बाजू के हल्के में लिए पेशानी चूम ली। मेरी बहन को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। उसके कहने पर किंसा खिल उठी और बदले में उसने भी भाई के गाल पर मोहब्बत भरा बूसा दिया। सारा इस मोहब्बत के मंजर से लाताल्लुक बनी अब तक दिए जलाकर होश के गिर्द रख चुकी थी। कैसी तबीयत है मिस सारा तलाल? उसने बराह रास्त सारा को मुखातिब किया। बेहतर हूँ। झुक कर चौथा दिया रखती सारा ने संजीदगी से मुख्तसरन कहा। आप ही ने पूरे 3 दिन इतनी सारी मेडिसिन खाई तो ठीक हुई हैं? उसने इतनी को काफी खींच कर अफसोस से बताया। वो जो सारा के तेवर देखकर पेचोताब खाकर रह गया था, उसका दिमाग दुरुस्त करने की सोच उसे बड़ी शिद्दत से आई और इसके लिए किंसा को मंजर से गायब करना जरूरी था। किंसा, जाओ जरा रुकैया मासी से मेरे लिए कड़क चाय बनवा कर लाओ। सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय साथ वापस लेकर आना। कंजा सर हिलाकर फुदकती हुई चली जा रही थी। उसने पीछे से हाँक लगाकर मजीद हदायत दी। कंजा के जाने के बाद उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर सारा ने भी लॉन से निकलने का सोचा। कहाँ चली मोहतरमा? उसके बड़े बढ़ते दूसरे ही कदम पर आसिम ने उसे जा लिया। केक ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय आता ही होगा। नजरें बिलाए बगैर उसने कहा और उसके करीब से गुजरने लगी। अरे वाह, बड़ा हिसाब रखा है डिलीवरी बॉय की टाइमिंग का। एक दफा फिर उसका रास्ता रोकते उसने चुपते हुए लहजे में तंज किया। इसकी जूमनी बात का हर महीने वो अच्छे से समझ गई थी। तभी चटक उठी। तमीज से आसम, मैं अपने मुतालिक कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। क्या कर लोगी हाँ? मुझे से उसकी कहर बरसाती निगाहों और वार्निंग से लुत्फ अंदोज हुआ था। अगर मैं सब बर्दाश्त करती जा रही हूं तो मुझे कमजोर मत समझे। सारा का लहजा मजबूत था। आसम की हर धर्मी अब वाकई बर्दाश्त से बाहर थी। बर्दाश्त तो मैंने भी किया था। थप्पड़ तुम्हारा। आसिम को वो थप्पड़ भूला हरगिज नहीं था। बस पिछली दफा उसकी सेहत का ख्याल करते उसने जरा छूट दे दी थी।
और अब जबकि वो बिल्कुल ठीक थी और अपने रवैये से बिल्कुल ठीक होने का ऐलान भी कर रही थी। थप्पड़ का हिसाब लेना तो बनता था। जानती हो वो थप्पड़ कहाँ लगा था मुझे? सारा की खामोशी पर उसने सर्द लहजे में पूछा। उसके अंदाज पर वो खौफज़दा हो। तेजी से निकलना चाहा मगर अब की बार बड़ी सहूलत से उसकी कलाई पकड़े उसने रोक लिया। वो थप्पड़ मारा तो तुमने यहाँ था, इस जगह। उसे अपने मुकाबले किए एक हाथ से उसने बाएं गाल की तरफ इशारा किया, मगर भरे मजमे की वजह से वो मेरी मर्दानगी पे लगा था। तुमने सबके सामने मुझसे बदतमीजी की थी आसिम। मजामत करके अपनी कलाई आजाद करवाने की कोशिश करती सारा ने भी ठोस लहजे में याद करवाया। तुम नहीं। उसने झटके से अपने करीब खींचा तो दोनों कलाइयों में मौजूद चूड़ियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। सारा उस जुर्रत पर शर्मदर रह गई। आसिम के इस नाजायज इस्तेकाक पर वो हक्का बक्का थी, जबकि वो इस बात से बेनियाज कुड़ रहा था कि हमेशा अदब से मुखातिब करती सारा का अंदाज आज उसे चंद दिनों से बहुत बुरा लग रहा था। तमीज के दायरे में रहकर बात किया करो सारा। तुम्हारी बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उसके सर्द स्पाट अंदाज पर वो कुछ नहीं बोल सकी थी। सर्द तासुर देती उसकी काली आंखों की ताब न लाते उसने नजरें झुका ली। वो अब इसके जॉगर्स में मुकीद पैरों को देख रही थी और सर झुकान होने की वजह से आसिम के होंठ उसके मुलायम बालों को छू रहे थे। अब बताओ, जरा क्या बदतमीजी की थी मैंने? इसके बालों से उठती खुशबू से मखमूर होते उसने पूछा और नरमी से चेहरे के गिर्द झूले झूलते उसके बाल कान के पीछे अड़स दिए। यही यही बदतमीजी की थी आपने उस दिन भी। वह तड़प कर कदरे फासले पर हुई मगर इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई अब भी नहीं छुड़वा सकी थी। आप इंतहाई बदतमीज हैं। छोड़े मुझे। बेबसी से उसकी आंखें नम हो गई थी मगर उसकी मुसाहबत में कोई कमी नहीं आई थी। अपना क्यों भूल जाती हो सारा? तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब की बार वो बेबसी से बोला। पूरे ग्राउंड के सामने मैंने तुम्हें घुटनों के बल प्रपोज किया और तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो अफसोस से बोला। उस पूरे ग्राउंड में सिर्फ तुम्हारे आवारा दोस्त मौजूद थे। वो चीख उठी थी। महज मेरा तमाशा देखने के लिए और तुमने अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत दिखाने के लिए उनके सामने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने वो भी बर्दाश्त किया था। मैं खामोशी से गुजर जाना चाहती थी मगर तुमने क्या किया? तुम होते कौन हो मेरे सर से चादर खींचने वाले? उसकी आवाज तेज थी और अब तो आंखें भी बहने लगी थी। आसिम ने नागवारे से उसकी तरफ देखा। उसकी तेज आवाज सुनकर जरूर अंदर से कोई आ जाता। बात को मत बढ़ाओ सारा, मैंने सिर्फ तुम्हें रोका था। पता नहीं मेरा हाथ लगने से शायद चादर गिर गई। लापरवाही कुछ नापसंदीदगी उसके अंदाज से आया थी। शायद। उसकी बेनियाजी पर सारा का दिमाग घूमा। वो तुम थे जिसने झटका था मुझे। वो तुम ही थी जो अपने किसी आवारा दोस्त के आवाज कसने पर मेरा बाजू नहीं छोड़ रहे थे। जब मेरी बर्दाश्त खत्म हुई मेरा हाथ उठ गया तो तुम्हारी मर्दानगी बिलबिला उठी। अपनी जागीर समझने लगे हो मुझे। वो गुस्से से कांप रही थी। उसका इस कदर हद तक आमेज लहजा आसम को सख्त नागवार गुजर रहा था मगर उसने खुद को नॉर्मल रखते कहा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो सब कर चुका हूँ। मैं उस दिन दुरुस्त हवास में नहीं था, इसलिए गलत तरीका इख्तियार कर गया। मगर कोई गुनाह तो नहीं किया था, जो तुमने इतना ओवर रिएक्ट किया? क्या हो जाता तो मेरे प्रपोज़ करने पर तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव कर लेती? उसने गहरी संजीदगी से कहा, नॉर्मल? तुम जानते भी हो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है? तुम्हें चाहिए था मेरे भाई से बात करते, मेरी अम्मी से या कम से कम वासिफ से बात कर लेते। आसिम ने मुट्ठी भींच कर खुद पर काबू पाना चाहा। पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारे आवारा दोस्त हैं। तुम्हारा पूरा ग्रुप आवारा है। इनफैक्ट तुम खुद एक आवारा, बुरे और इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए शख्स हो। क्या चाहती हो तुम? बलाखिर आसम की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने बेहद ठंडे लहजे में पूछा तो वो बगैर किसी हेलो हुज्जत के फौरन बहनी। मैं चाहती हूँ तो मुझे छोड़ दो। आह आह ओह! आसम ने उसे पीछे की तरफ बड़ा जबरदस्त छक्का धक्का दिया था तो होश की हदूद से बाहर। इजाफी पट्टी पर उसने बमुश्किल कदम जमाए थे। उसके मुंह से चीख बरामद हुई थी। आसिम ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी थी। सारा ने उसकी आंखों में देखा जहां अब लाताल्लुकी नजर आ रही थी। उसी लम्हे आसिम की गिरफ्त ढीली होती हुई महसूस हुई तो सारा ने दोनों हाथों से उसका बाजू बड़ी मजबूती से पकड़ लिया कि पैर जमाना अब मुश्किल हो रहा था। आसिम, आसिम मुझे मत छोड़ना प्लीज। पीछे पानी की तरफ देखते वो इल्तिजा कर रही थी। संजीदा नजर आता आसिम कहकहा लगाकर हंस दिया। यार बंदे की कोई ज़बान भी होती है, मगर ये कैसी ज़बान हुई? इतना तसाद। अभी कुछ सेकंड पहले कह रही थी कि मुझे छोड़ दो आसिफ और अब कह रही हो मत छोड़ना। वो यकीनन तंज कर रहा था। सारा को फिलहाल इस चीज़ की कतई परवाह नहीं थी कि वो उसे दोगली कहता या ज़बान से फिरने वाले।
उसे बस इस वक़्त पानी में गिरने से खौफ था। आसिम प्लीज़ खुदा के लिए, ये बहुत गहरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस होश की गहराई उसे अच्छे से याद थी। अभी सुबह ही तो उसने उसकी सफाई करते हुए वासिफ से पूछा था और वासिफ ने जवाब दिया था ये 10 फुट गहरा है। और 10 फुट गहरा होने का मतलब है कि इसमें 2 ढाई सारा और 4 किंजा पूरी आ सकती हैं। इस वक्त तो उसके जवाब पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, मगर अब याद आया तो उसकी जान पर बन गई। आसिम की आंखों में तो इस वक्त उसे खून उतरा नजर आ रहा था। उससे मदद की उम्मीद खत्म होती तो वो चिल्लाने लगी, अम्मी, अम्मी। उसके चीखने चिल्लाने पर आसिम गड़बड़ा गया था। सरद से उसे पीछे की तरफ लड़खड़ाते सख्ती से बोला, अब निकालो आवाज, बुलाओ, किसे बुलाओगी? सारा को अब अपनी एड़ियां गीली हुई होती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बाहर को उबलने लगी। दोनों हाथों की गिरफ्त आसिम के बाजू पर मजीद मजबूत किए उसके हलक से फंसी फंसी आवाज बरामद हुई, किसी को नहीं, प्लीज मुझे वापस। बुरी तरह खौफजदा होते वो बोलने तक से कासर थी। पहले कुछ कमिटमेंट्स करनी होगी तुम्हें। आसिम की लापरवाही अरूज पर थी। नहीं, पहले ये सब रोकें प्लीज, उसने इल्तिजा की। चलो, ठीक है, पर एक वादा तो तुम ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। वो कुछ कुछ रजामंद हुआ। सारा ने जोर शोर से सर हिलाया। आइंदा तुम मुझसे तमीज से बात करोगी। बस इतनी सी बात मनवाकर उसकी अगर वो उसके साथ ये बदतमीजी बंद कर देता तो आखिर में क्या मसाइका। उसने फौरन हाँ में सर हिलाया। ये गलत बात है, उसे बोलना पड़ेगा। उसने सारा का एक हाथ अपने बाजू से जबरदस्ती हटाते बुरा मनाते कहा। उसकी नई हरकत पर जोर से आंखें मिचते उसने फौरन इकरार किया। हाँ हाँ, करूंगी। वेरी गुड। अनब्लॉक करने का मकसद था मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना, मगर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हो। उसे सराहने के साथ उसने अपना अगला मसला भी बताया। ऐसी पोजीशन में सारा ये नहीं कह सकती थी कि चल हमें पहले सिर्फ एक बात मनवाना तय हुआ था। आइंदा ऐसा नहीं करोगी ना? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था, बल्कि दूसरे अल्फाज में उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अब की बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके बाजू को फिर दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा वाले मुहावरे पर पूरी उतर रही थी, और उसके लिए तिनके का काम इस वक्त आसिम का बाजू कर रहा था। अपनी सोच पर आसिम ने मुस्कुराहट दबाई और उससे अपनी पसंद का जवाब निकलवाने के लिए एक दफा फिर झटका दिया। नहीं आसिम, फिर से नहीं प्लीज। आइंदा नहीं करूंगी कुछ भी। इस दफा ताबेदारी पर आसिम ने उसे बड़ी एहतियात से छोड़ दिया। आई लाइक इट, वो हाथ झाड़ते हुए कह रहा था। अपनी सांस बहाल करती भीगी आंखें साफ करती सारा रोते हुए बोली, मैंने आज तक आपसे ज्यादा बुरा इंसान नहीं देखा। इस नई इतला के लिए शुक्रिया। उसने सर को खम देकर दाद वसूल की। तीसरी कमिटमेंट। पहली दो के बाद भी अब कुछ रहता था। सारा ने तनफ्फुर से सोचा, अलबत्ता उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा था। वो उसके किनारे पर ही घास पर बैठकर अपना फ्रॉक निचोड़ रही थी, जिसका पिछला हिस्सा आसिम की 2-3 दफा पीछे की और झटका देने से गीला हो चुका था। उस दिन योनी में जो हुआ और उसके बाद हमारे दरमियान में जो भी बात हुई, कुछ भी किसी से नहीं कहोगी। आसिम ने संजीदगी से बावर करवाया। क्यों? डरते हो अपनी असलियत? इतनी खतरनाक सूरत हाल से गुजरने के बाद भी सारा की जबान में खुजली हुई थी। सारा, आसिम ने चंद दांतों तले सारा को ही पीस डाला। मैं किसी से नहीं डरता बेवकूफ लड़की। उसके बिल्कुल मुकाबिल दो वो घुटनों के बल झुका घुर्राया। ये सब अगर किसी को पता भी चले तो डरूंगा मैं, फिर भी नहीं। अलबत्ता तुम अपनी जिंदगी मजीद मुश्किल बनाओगी। वो कुछ नहीं बोली कि अंदर कहीं वो भी उसकी बात से मुत्तफिक थी। हर आम लड़की की तरह उसे भी खौफ था कि जब भी ये सब बातें बाहर निकलेंगी तो उसे ही कसूरवार समझाया जाएगा। चौथी और आखिरी कमिटमेंट। उसके करीब आवाज गूंजी तो वो चौंक कर सोचों से निकली। मेरी और मेरे दोस्तों की किसी भी एक्टिविटी को किसी से शेयर करने की कोशिश की या उसमें मदाखलत की तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करके पछताओगी। नहीं बताऊंगी आसिम, प्लीज अब चले जाए, अकेला छोड़ दे मुझे। उसने जान छुड़ाई। शाबाश, बहुत समझदार हो। आसिम मोतरफ हुआ, मगर एक चीज का आज भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इतनी समझदारी का मुजाहिरा अगर तुम उस दिन यूनी के ग्राउंड में कर देती तो इस सब की नौबत ना आती। उसने तासुब से ये शिकवा करना भी जरूरी समझा। एवी मेरे दोस्तों के बीच मेरी इंसल्ट करवा दी, वरना इतना मुश्किल टास्क तो नहीं होता। कुछ देर पहले अपनी हर बात मानती सारा को याद करके वो जेरे लब मुस्कुराया। यही तो दुख है आसिम। अपने लिए उसके अल्फाज सुनकर वो दुख से उसे देख रही थी। यही तो अफसोस है कि आपने मुझे टास्क समझा। एक जीती जागती लड़की पर आपने दोस्तों से शर्त लगाई।
वो कुछ ज़्यादा ही जज़्बाती हो रही थी। आसिम का सारा मूड ग़ारिक़ हो गया। लगता है मोहतरमा तुम्हारा अपर चैम्बर खाली है। 4 उँगलियों से उसने बाकायदा उसका अपर चैम्बर ठोंका। सारा ने हाथ झटक दिया। यूँ नहीं कि पहले साल से ही पसंद करता हूँ तुम्हें। और वो सब शुरू से ही जानते हैं कि सारा तलाल सिर्फ़ आसिम की प्रॉपर्टी है। वो बड़ी संजीदगी से बता रहा था। उस दिन तो मज़ाक-मज़ाक में बस जोजो ने कहा कि उसे प्रॉपर्टी कहता है, उससे बात करने की हिम्मत भी दिखा, तो मुझे मैदान में उतरना पड़ा। उसने अब की बार शानें उचकाते जैसे किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हो। सारा का दिल दुःख से भर गया। बट माय ब्यूटीफुल लेडी, यू रूइन्ड एवरीथिंग। तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो इसका हाथ पकड़े स्याह चूड़ियों पर उँगलियां फेरते बड़े प्यार से शिकवा कर रहा था। आपने मुझे मजाक समझ रखा है, बेजान चीजों में जिसे प्रॉपर्टी कहते फिरते हैं। उसकी आवाज भीग गई। बेजान चीज तो नहीं, मगर बड़ी चीज। उसके रुखसार की तरफ हाथ बढ़ाते वो कह रहा था जब सारा चिल्लाई, अपनी हद में रहो। कंजा जो चाय लेकर लॉन में आ रही थी उसके चिल्लाने पर उछल पड़ी। तेज कदमों से वो उस तरफ आई जहां सारा पूरी कुवत से इसके भाई को दूर धकेल रही थी। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया। नतीजतन उसका हाथ जलते दिए पर जा लगा। ओह अम्मी! वो सिसक उठी। सारा, दिखाओ मुझे। आसम सब भूले उसकी तरफ बढ़ा। अम्मी! वो हाथ फैलाए रोई जा रही थी। उसके हाथ की पुश्त बुरी तरह जली थी। आसिम के तो हाथ पांव फूल चुके थे। कंसा ने चाय का कप केक वाली मेज पर रखा और आसिम के सर पर पहुंचकर सरसनिश की। आसिम भाई, आपने सारा आप ही को हर्ट किया। वो जो सबकी गैर मौजूदगी पर शुक्र अदा कर रहा था, कंसा के टपक पड़ने पर गड़बड़ा गया। नहीं गुड़िया, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था। ये गलती से लग गया उसे। उसने फौरन झूठ बोला। नहीं भाई, मैंने खुद देखा है। आप ही का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने खुद हाथ छुड़वाया है। इसलिए उनका हाथ चल गया। आप मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं। मैं वासी भाई को बताऊंगी कि आप। वो सारी तफसीर सुना रही थी। आसम अच्छे से जानता था। उसने सरत से उसके होंठों पर हाथ रखे कहा, "श्श, कंजा, ये हमारा सीक्रेट है ना चंदा। तुम किसी को नहीं बताओगी फिर। मैं सबसे बड़ा वाला डोल हाउस लेकर दूंगा। ओके।" वो जोरों शोर से कंजा को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा था और पीछे बैठी सारा जोरों शोर से बिलक रही थी। आसम को तो जैसे अपने किए की सजा आज ही मिल गई थी। वो झल्ला गया। बमुश्किल कंजा का सर हाँ में हिलते देखकर उसे छोड़ा और वापस सारा की तरफ बढ़ा। रुकैया मासी, रुकैया मासी। उसकी हाथ की पुष्ट पर फूंक मारते वो वहीं से चिल्ला रहा था। कंजा जाओ फौरन जोहरा आंटी को बुलाओ। सारा का हाथ जल गया है। कोई दवा लेकर आ जाए जल्दी। उसने कंजा को हिदायत दी तो वो तेजी से अंदर की तरफ भागी। सारा चुप कर जाओ यार। चंद मिनट गुजरने के बाद भी उसका रोना बंद ना हुआ तो आसिम झुंझुला गया, मगर उसके रोने में मजीद तेजी आ गई। वासिफ जो शाहरुम को लेकर उसी तरफ आ रहा था, पहले आसिम को सारा के करीब बैठे देखकर ठटक गया। फिर सारा को रोते देखकर सरत से आगे बढ़ा। क्या हुआ सारा को? वासिफ भाई मेरा हाथ। इसका आंसू से तर चेहरा सुर्ख हो रहा था। वासिफ ने सवालिया नजर आसम पर डाली तो वो दिए की तरफ इशारा करते कंधे उचकाकर खड़ा हो गया। अभी ठीक हो जाता है सारा, बहादुर बनो। आसिम का इशारा समझते वासिफ ने नरमी से कहा और उसके हाथ का जायजा लेने लगा। सारा। शारम जो वासिफ के पीछे आ रहा था, सारा को रोते देखकर उसकी तरफ लपका और फिर भाई को देखकर उस इस कदर धुआंधार रोई कि भाई की आंखें भी नम कर गई। आसिम तो उसे यूं रोते देखकर परेशान हो गया था कि आज तो वो इसका पोल खोल ही डालेगी। मगर कुछ देर बाद ज़ोहरा के आ जाने पर भी वो सिर्फ अपने जले हुए हाथ का रोना रोती रही तो वो मुतमईन होकर एक दफ़ा फिर सरगोशियों में कंज़ा को डोल हाउस खरीद कर देने का यकीन दिलाने लगा। कंज़ा ने भी लगे हाथ डोल हाउस के अलावा मज़ीद चंद चीज़ों की फ़रमाइश कर डाली और आसिम के पास उसकी हर बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। कंज़ा को पूरी तरह एतमाद में लेने के बाद उसने सामने तवज्जो की। रुकैया मासी समेत सभी उसका हाथ देखने और उसकी दिलजोई करने में मसरूफ़ थे। उसने नागवारी से सर झटका। जरा सा हाथ तो चला था और उसने कैसे आसमान सर पर उठा लिया था। ज्यादा ही नाजुक अंदाम बनती है। इसको हाथ पर बढ़ाने का शौक है। बेवकूफ। वह सर झटकते बड़बड़ाया और एक नजर इसके मुतवर्रम चेहरे और आंखों पर डालते निकल गया। वो जानता था कि अब जब तक उसके हाथ की जलन कम नहीं हो जाती तब तक केक तो कटने वाला नहीं, तो कि ना एक दो सिगरेट ही फूंक दिए जाए। वो कुछ देर पहले उठा था और अब अश्मीरा के पसंदीदा झूले पर बैठा जोहरा से बात कर रहा था। सारा का हाथ कैसा है अब? अश्मीरा भी जाग रही थी मगर औंधे मुंह बेड पर ही पड़ी थी। जोहरा से बात करते शारम की नजर उस पर भी थी।
गर्दन तक चादर ओढ़े वो भी उठने के मूड में नहीं थी। दोनों के बीच बेतकल्लुफ़ी तो पहले भी ना थी, मगर उस काफ़ी वाले वाक़ये के बाद दोनों ने ही एक-दूसरे से मुख़ातिब होना ज़रूरी नहीं समझा था। अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती सारा। वो अब तशवीश का इज़हार कर रहा था। अशमीरा मज़ीद सवालात सुनने के लिए कभी आँखें बंद करती, तो कभी उसकी आवाज़ सुनकर फिर से उठ जाती। चंद मिनट बाद वो उससे कह रहा था, "अच्छा अम्मी, किसी की कॉल आ रही है, मैं आपको दोबारा करता हूँ।" अब वो किसी से सलाम दुआ कर रहा था मगर उसके सर पर सवार था। फिर उसके सर पर सवार था। "अशमीरा, उठो अशमीरा।" अशमीरा ने बोझल होती आँखें बमुश्किल खोली। "ये ज़रमीन की कॉल आ रही है, बात करनी है उसने।" उसने फ़ोन अशमीरा की तरफ बढ़ाया तो वो उठकर बैठी। हेलो, कैसी हो? स्पीकर पर ज़रमीन की आवाज़ उभरी थी और उसके बाद शारम वापस झूले पर जा बैठा। वो एक तरफ़ा गुफ्तगू सुन रहा था। ठीक हूँ, रात अम्मी-अब्बू निकल गए उम्रे के लिए। तुमने ये अच्छा नहीं किया अशमीरा। कम से कम ऐसे मौके पर तो ये सब नहीं करना चाहिए था। उसने इत्तला देने के साथ गिला भी कर डाला। अम्मी ने मुझे सब बताया, जो कुछ तुमने कहा इनको। जाते हुए भी तुम्हें याद करके वो इतना रो रही थी। वो खामोशी से सुनती रही, आखिर बेज़ारी से बोली, "ज़री, अगर तुमने मुझे लेक्चर देने के लिए कॉल की है तो बेहतर है। मैं कॉल रख रही हूँ।" उसकी आवाज़ नींद से भारी मगर सर्द थी। शारम ने झुक कर उसकी तरफ देखा। सुनहरे सीधे बाल अतराफ में बिखरे हुए थे। चादर को सीने तक तान रखा था जबकि गुलाबी नाइट ड्रेस का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था, जो कि कंधे से ढलकने के करीब था। पर वो अपने लहजे समेत अपने हुलिये से भी बेनियाज थी। चेहरे पर भरपूर बेजारी नजर आ रही थी। नंबर क्यों बन जा रहा है तुम्हारा? सरमीन उसे अच्छे से जानती थी, तभी बात बदल दी। मोबाइल तोड़ दिया है मैंने। उसने यूं बताया जैसे बहुत फख्र का काम किया हो। शारम अफसोस से सर हिलाकर रह गया। क्या? मगर क्यों? ज़रमीन को धचका लगा। वो तो शदीद गुस्से में भी मोबाइल का अपनी जान से ज़्यादा ख़्याल रखती थी। मगर इस दफ़ा? यकीनन कोई बड़ी बात थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो कुछ और तोड़ देती। ऐसे मौके पर ज़रमीन संजीदगी से मशवरा दिए बगैर नहीं रह सकी थी। हाँ, उस वक़्त बस मोबाइल ही हाथ लगा था तो वही तोड़ना पड़ा। अब की बार उसके लहजे से सिर्फ़ मोबाइल हाथ लगने का ज़रा अफ़सोस ज़ाहिर हुआ था। इतनी जज़्बाती क्यों हो तुम? मैं जज़्बाती थी नहीं, मुझे बना दिया गया है। इसके समय सवाल पर अशमीरा ने सर्द लहजे में कहा, और तुम तो प्लीज़ ये सब ना ही कहो तो बेहतर है। तुमने मेरे साथ जो झूठ बोला ना, वो अम्मी-अब्बू के यहाँ आने से खुल चुका है। मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, अब मैं तुमसे भी क्या गिला करूँ? हर इंसान ही मुझे बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। मुझे तो अब आदत हो जानी चाहिए। हाँ, खैर आदत भी हो जाएगी। उसने गहरी संजीदगी और कुछ दुःख से बोला, मेरी बात सुनो अश्मी। उसकी बात सुनकर ज़रमीन का दिल दुखा था। उससे झूठ बोलने पर वो शर्मिंदा ज़रूर थी। इसलिए उसे उस झूठ के पीछे छुपी मसलहत समझाना चाही मगर उसने बोलने से पहले ही टोक दिया। छोड़ो ये सब, तुमने जो करना था कर दिया। अब उसका सदमा बर्दाश्त करना मेरा काम है। मैं अपना काम कर लूँगी पर सुबह-सुबह मेरा कोई मूड नहीं किसी से बहस करने का। उसकी बेज़ारी अब बढ़ चुकी थी। शारम उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी बात पर ज़रमीन को चुप लगी, तो उसे ही बोलना पड़ा। तुम अपना सुनाओ, वो तुम्हारा सो कॉल्ड मिस्टर राइट सुधरा अब भी कि नहीं? मायने के इस अंदाज में यकीनन खिज़र का पूछा गया था। नहीं, अब तो बस अल्लाह ही हिदायत दे। ज़रमीन सरदा भर कर रह गई। अब हिदायत नहीं, अब सज़ा मिलनी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की। अशमीरा के मुँह में जैसे कड़वाहट घुली। उसने तल्ख़ी से कहा तो इस दफ़ा ज़रमीन टोके बिना ना ही रह सकी। इतनी आसानी से किसी को सज़ा का हकदार करार नहीं दे देते अशमीरा। ऐसे ही होने लगे, फिर तो तुम भी बड़ी जगह पर सज़ा की हकदार थी। पसे पर्दा जिन बातों का हवाला दिया गया था, वो अशमीरा को चुप करवाने के लिए काफ़ी था। कितने ही लम्हे वो खामोश रही थी। सरमीन कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। उसे लगा जैसे अभी वो कॉल काट देगी। बड़ी तेज़ी से उसने उसका ध्यान भटकाने को नया सवाल दागा। अच्छा कल कंज़ा का बर्थडे था, तुम गई? वो इश्तियाक से पूछ रही थी जैसे यकीन था कि वो ज़रूर गई होगी। ओह! हाँ, सच। अशमीरा वाक़ई तल्ख़ सोचों से बाहर निकलकर हैरान हुई। उसे तो याद तक नहीं था, मगर ज़रमीन हमेशा की तरह अब भी नहीं भूली थी। अशमीरा से जो उसे अपने ना जाने का बताने लगी थी, अचानक कुछ याद आया, तो कॉल के दरमियान ही शारम को मुख़ातिब किया। आप रात कंज़ा के बर्थडे पे गए थे ना? रात को वो कहीं गया था, तब उसने ध्यान नहीं दिया था। पर अब ज़रमीन के याद दिलाने पर वो पूरे यकीन से पूछ रही थी। शारम गड़बड़ा गया, संभल कर बोला, हाँ, वहीं गया था। तो तुम क्यों नहीं गई? शारम का जवाब ज़रमीन तक पहुँचा तो उसने हैरत से पूछा,
मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं गई। बड़ी तीखी नज़र से शारम की तरफ देखता उसकी टोन में खासी तंजिया थी। अपने ना जाने की हैरत उसे ज़रमीन से भी ज़्यादा थी। शारम तो सटपटा गया। दोनों बहनों की इस हैरत का क्या करता? उसे सच बोलना ही नहीं चाहिए था कि वो गया था। क्या हो जाता अगर एक और झूठ बोल देता? झूठ बोलकर तो खुद को कोसता ही था। आखिर सच बोलकर भी कोस ही रहा था। वो असल में वासिफ ने कहा था कि तुम्हें देखकर कंसा बार-बार सरमीन का पूछेगी। तो इसलिए बस क्या सही बहाना बनाया था उसने। और बोला भी खासी तेज आवाज में था कि ज़रमीन सुन ले, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बहाने पर अगर अशमीरा नहीं, तो ज़रमीन लाज़मन मुतमईन हो जाएगी। हुँ, वैसे सही किया उन्होंने। कुछ वक़्त गुज़र जाने दो, वो भूल जाए, फिर जल्दी जाया करना। ज़रमीन ने सुनकर फ़ौरन कह भी दिया। अशमीरा ने भी कहते इत्तेफ़ाक किया। ज़री तुम गिफ्ट भी नहीं दे भेजोगी? उसने पूछा। नहीं, मैं चाहती हूँ वो आदत डाल ले मुझे भूलने की। उसकी आवाज़ में गहरा मलाल था मगर वो मज़बूत लगती थी। अब्बू ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे और वासिफ भाई के साथ। कम से कम किंज़ा का ही ख़्याल कर लेते। वो ताज्जुब से कह रही थी। शारम की नज़र उसी पर थी। कितना दुःख था उसे ज़रमीन और वासिफ का, जिसे वो हमेशा ज़ाहिर भी करती थी। वो बेड पर टेक लगाते अपना नाइट ड्रेस दुरुस्त कर रही थी। बेनियाज़ी से बाल भी दुरुस्त किए जा रहे थे। शारम ने निगाहें हटा ली। चंद कदमों के फासले पर तो थी वो। ऐसे में नज़र का भटक जाना खतरनाक था। ज़िंदगी इसी का नाम है अशमीरा। सब कुछ तो नहीं मिलता ना। वैसे भी गलती हमारी अपनी है। देखो, अब्बू का कभी वैसा माइंड नहीं था, तो उन्होंने हमें उनके घर, उनके इनवाइट करने पर भी कभी जाने नहीं दिया। मगर वासिफ कंसा को हमारे यहाँ लाते रहते थे और मैंने उसे अपने साथ अटैच कर दिया। कसूर तो मेरा और वासिफ का था। हमें उस वक़्त अब्बू को समझना चाहिए था। चंद एक बातों के बाद ज़रमीन ने कॉल काट दी। ज़रमीन के तासुफ़ज़दा अंदाज़ में अशमीरा को उसके लिए दुःख होने लगा। मोबाइल वहीं साइड पर मेज़ पर रखा वो पुश्त से सर टेके आँखें मूंद गई। वो नहीं जानता था कि ज़रमीन ने उसे क्या कहा मगर उसके बाद से वो काफ़ी परेशान लगने लगी थी। शारम ऑफ़िस जाने की तैयारी करके वापस आया तो वो अब तक यूँ ही बैठी थी। वो आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था जब वो थके-थके कदम उठाती, बेड से झूले पर चली गई। वो हैरान हुआ था। वो जल्दी उठने की आदी नहीं थी। अगर आँख खुल भी जाती तो फिर भी वो शारम के जाने से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती थी। आंटी कब आएँगी? उसने आईने में नज़र आते शारम के अक्स से पूछा। क्यों? खैरियत? याद आ रही है उनकी? उसने हैरत का इज़हार किया। वैसे ही पूछ रही हूँ। 3-4 दिन हो गए हैं उन्हें उन्हें गए। उसका अंदाज़ सरसरी था। कल ले आऊँगा। वो ज़ोहरा का प्लान नहीं जानता था मगर अशमीरा से कह दिया। आंटी सारा के साथ किसी हॉस्टल में रह रही हैं? चंद लम्हे बाद एक और सवाल तैयार था। बैग में ज़रूरी कागज़ात मुंतकिल करते शारम के हाथ एक लम्हे को थमे थे। फिर सँभल कर बोला। हाँ, वहाँ अपार्टमेंट है। यहाँ लाहौर में भी तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ क्यों नहीं पढ़ती सारा? आज तो सवालों की जैसे बौछार हो रही थी। शारम अब अपना काम तर्क करके उसके करीब आ गया। उसकी फ्रेंड्स ने इस्लामाबाद से पढ़ना था और उसे खुद भी हॉस्टल में रहकर पढ़ने का शौक था। तो हमने ले लिया एडमिशन और अब रहते ही कि मुझे नहीं जाना। और आखिरी बात कहकर मुस्कुराया था। पर अश्मीरा ने बिल्कुल कोई तासुर नहीं दिया, जैसे यहाँ मौजूद ना हो। जैसे ये सरसरी से सवाल भी बस शारम से इतने दिनों से बंद हुई बातचीत शुरू करने के लिए किए हों। तो सारा के लिए वो फिर कुछ कहने लगी थी। करीब से देखने पर सालू साफ मालूम होता था कि उसकी आंखें और उसके अल्फाज बिल्कुल बेतासुर अलग तासुर दे रहे हैं। तभी सरद से बात उचक गया। जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वो कहो। अश्मीरा चौंक गई। वो उसके हाथ थामे उसे झूले पर उठाकर अपने मुकाबिल कर चुका था। अश्मीरा की बेयकीन निगाहें उस पर टिकी थी। वो जान गया था कि वो कुछ और कहना चाह रही थी, मगर कैसे? उसे होनक बने देखकर वो मुबहम से मुस्कुराया। भला वो शारम को जान भी कैसे सकती थी? उसकी बिखरी लटिका उनके पीछे अड़सते उसके हाथों पर नरमी से दबाव बढ़ाते बोला। तुम ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कहना चाह रही। तो जो कहना है वो कहो और बिला झिझक कहो। उसके नरम गरम लम्स पर कुसमस आई, पर शारम ने परवाह नहीं की थी। वो आप आज मुझे सरमीन के पास छोड़ देंगे? कितनी ही तवक्कुफ के बाद वो बोली। क्यों खैरियत? शारम को वाकई तशवीश हुई। अशमीरा और खुद अपने घर के किसी फर्द से मिलने की ख्वाहिश करे? कुछ नामुमकिन सी बात थी। जाने क्यों पर उसे बात करने के बाद उससे मिलने का दिल करने लगा है। वो यूं बता रही थी जैसे अपने दिल की किसी ऐसी ख्वाहिश पर शर्मिंदा हो। तो अच्छी बात है ना। ये तो नॉर्मल है कि किसी से बात करो फिर उससे मिलने का दिल करे। शारम ने बड़ी नरमी से उसकी बेतुकी शर्मिंदगी दूर की थी। तुम बताओ ये रहना है? नहीं,
اس کے سسرال میں تو مجھے قطع نہیں رہنا۔ شارم کے پوچھنے پر اس نے نخوت سے کہا۔ اسے سرمین کا سسرال شہر لگتا تھا۔ ایسا کریں، آپ مجھے ابھی اپنے ساتھ لے جائیں اور شام کو واپسی پر مجھے وہاں سے لیتے آئیے گا۔ اس نے کافی سوچ کر پلان ترتیب دیا تھا۔ پہلی دفعہ اتنے مان سے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ شارم کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہتے وہ نیچے چلا گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا کافی اور اشمیرا کے پسندیدہ بٹر کوکیز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اسے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، چلتے بیٹھتے بٹر کوکیز کترتے دیکھ چکا تھا، اور اب خود بھی اسے وہی اچھے لگنے لگے تھے۔ چند منٹ بعد وہ چلی آئی۔ آج بھی وہ پچھلے دنوں کی طرح سادہ ہی تھی۔ شارم نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ جار میں سے ایک کوکی نکال کر کترتے اور ایک ہاتھ میں پکڑ کر جار بند کرتے وہ کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ شارم کے پوچھنے پر اس نے ناشتے سے انکار کر دیا اور اگلے چند منٹوں میں وہ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ سفر کے دوران ان کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سرمین کے گھر وہ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ شارم باہر سے ہی واپس جانا چاہتا تھا مگر پہلی دفعہ اس کے گھر آیا تھا تو اشمیرا کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ یار میں تمہیں اس سے ڈبل لا کر دوں گا۔ وہ دونوں ابھی سٹنگ ایریا کے پاس پہنچے تھے کہ خضر کی آواز سنائی دی۔ یاد ہے نا پچھلی دفعہ رنگ اور چیک لے کر گیا تھا اور بدلے میں اسے ڈبل پیسے لے کر آیا تھا۔ خضر پلیز سب لے جائیں، بس یہ نہیں، یہ ابو نے دی تھی مجھے۔ اشمیرا اندر داخل ہو چکی تھی۔ سامنے کا منظر اس نے گہرے تعصب سے دیکھا۔ زرمین روتے ہوئے اسے ایک سرخ ڈبہ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یار میں نے اس دفعہ بڑی گیم لگانی ہے تو اس کے لیے یہ سب کچھ چاہیے ہوگا، لیکن بدلے میں ڈبل آئے گا، تم اس جیسی دو اور خرید لینا۔ خضر اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ اس کی سونے کی انگوٹھی تھی۔ خضر اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ اس کی سونے کی انگوٹھی تھی جس میں دو ہیرے جڑے تھے۔ یہ اسے میر زبیر نے لے کر دی تھی۔ خضر کی ہمیشہ سے اس پر نظر تھی۔ آج بھی وہ اس انگوٹھی سمیت سرخ ڈبے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ڈبے میں موجود لاکٹ سیٹ اسے سسرال کی طرف سے ملا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب پیش کرنے کو تیار تھی مگر میر زبیر کی دی انگوٹھی نہیں۔ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں میری بات۔ شدید بے بسی کے زیر اثر وہ رونے لگی تھی۔ اشمیرا سینے پر بازو لپیٹے کینہ توز نظروں سے خضر کی پشت کو گھور رہی تھی۔ شارم کو تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی۔ یار زری، اب ایسے روگی تو کیسے لے کر جاؤں گا؟ خضر بے بس لگا تھا۔ محبت تو اس سے بہت کرتا تھا مگر اس معاملے میں تو وہ اپنی سگی ماں کی بھی نہیں مانتا تھا۔ اس کی کیسے مانتا؟ اچھا چپ کرو، یہ لو، رکھ لو اسے۔ اسے خاموش ہوتے نہ دیکھ کر اس نے سرخ ڈبہ اور انگوٹھی پیچھے ہٹا دی اور ناراضی سے بولا، ایک بات یاد رکھنا، آج اگر میرا نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف تمہاری یہ چیز ہوگی زری۔ انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے وہ پلٹا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ سامنے اس کی بدمزاج سالی اور اس کے پیچھے سالی کا شوہر موجود تھا۔ وہ جلد سنبھل گیا تھا۔ جانے کیوں اشمیرا سے زیادہ وہ شارم سے خار کھانے لگا تھا۔ سر جھٹکتے وہ ان کے قریب سے گزر کر بغیر سلام دعا کیے باہر نکل گیا۔ ان دونوں نے بھی اسے منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اچھا خضر لے جائیں پلیز، میں کبھی آپ کا نقصان تو نہیں چاہوں گی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی مگر وہ جا چکا تھا۔ زری، ساروں کا تار ہوتی زرمین کو دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ آج اس کی دکھی آواز ہی تو اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ اشمیرا، دروازے پر ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ان کے چہروں پر لکھا تھا کہ وہ سب دیکھ اور سن چکے ہیں۔ یہ بات اسے مزید بے بس کر گئی۔ کیا کروں میں؟ کہاں جاؤں؟ وہ پھبک پھبک کر رو دی۔ لے جائیں خضر، یہ لے جائیں پلیز۔ دوبارہ باہر جانا چاہا مگر اشمیرا فوراً اس کی راہ میں حائل ہوئی اور دو ٹوک انداز میں کہا، جانے دو زری، ان کی فضول باتوں میں آ کر تمہیں سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نقصان تو ہوتا رہے، ہماری بلا سے۔ نہیں اشمی، بہن کے خود غرض مشورے پر اس نے ٹوکنا چاہا مگر اب کی بار شارم نے مداخلت کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے اشمیرا، جانے دو اسے، وہ اپنے فائدے نقصان کا خود ذمہ دار ہے، تمہارا کام بس روکنا تھا، آگے کا وہ خود ہی جانے۔ تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس کرو۔ آگے بڑھ کر اس کا سر تھپکتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی اب ماہر کھلاڑی بن چکا ہے۔ اشمیرا دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ وہ نہیں پر واصف تو جانتا تھا، بلکہ اشمیرا ہی کی زبان ہی معلوم ہوا تھا اسے۔ شاید واصف نے بتایا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی جب شارم نے اسے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا۔ شام میں لینے آؤں گا۔ یہ یہ خضر کے بارے میں سب جانتے ہیں؟ وہ نکلا تو اشمیرا کا سوال بے ساختہ تھا۔ سرمین متوجہ نہیں تھی، وہ رو رہی تھی۔ اشمیرا نے آگے بڑھ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے خود سے لگا کر تسلی دینے لگی۔ سسرال والے کہاں ہیں تمہارے؟ سارا بہت رو چکنے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوئی تو اشمیرا نے پوچھا۔
मेरी सास की बहन के घर गए हैं। आंखें साफ करते उसने जवाब दिया। उसके ससुराल में खिजर के अलावा बस एक सास और नन थी, और एक भरे बड़े ससुराल वाली जिम्मेदारी इन दो के नातवा कंधों ने बखूबी उठा रखी थी, बल्कि खिजर समेत उन तीनों ने ही। शुक्र है उनके मनहूस शक्लें नहीं देखना पड़ेंगी, अशमीरा ने नखवत से कहा। हम्म। कुछ खाओगी? सरवीन ने टोकते हुए पूछा। हाँ, बहुत कुछ खाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे नाश्ता बना कर दो, इतना अरसा हुआ तुम्हारे हाथ का नाश्ता कर चुके। नाश्ते में क्लब सैंडविच और कॉफ़ी लूंगी मैं। वो बड़े आराम से सोफे पर दोनों टांगे पसार कर बैठ चुकी थी। उसके ससुराली मौजूद नहीं थे, और आज बस जमीन का मूड बिल्कुल हशाश बशाश बता देना चाहती थी, इस बात से बेखबर कि एक बहुत बड़ी और बुरी खबर उनकी मुंतजर थी। उसके बाद स्नैक्स में चिकन चीज़ समोसे बना कर देना, बाकी का मेन्यू मैं बाद में डिसाइड करेंगी। जरमीन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी। अशमीरा का ये रूप वो कितने ही अरसे से याद कर रही थी। ये तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कहाँ से आ गया? उसे जैसे शुबा हुआ कि ये बदलाव शायद शारम की संगत की वजह से आया, और अगर ज़रमीन की ये सोच शारम तक पहुंचती तो वो सर दाएं भर कर रह जाता। कोई बदलाव बदलाव नहीं आया मुझ में, जैसी थी वैसी ही हूँ। आज तो तुम्हारा मूड अच्छा करने चली आई, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। उसने हमेशा की तरह लगी लिपटी बगैर बड़ी साफ गोई से बताया। पर मुझे तुम्हारी फिक्र है अश्मी। उसने तशवीश का इजहार किया। मेरी फिक्र मत किया करो, मैं खुद के लिए खुद ही काफ़ी हूँ। वो लापरवाही से बोली। अभी तो उठो, मेरी मेहमान नवाजी करो। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, बस दौड़ी चली आई। वो बड़े आराम से बात बदल गई थी। सरमीन फीका सा मुस्कुराते उठ गई। एक अरसे बाद अशमीरा का फरमाइशी प्रोग्राम सुनकर उसके अंदर फुर्ती भर आई थी। अशमीरा भी उसके पीछे किचन में चली आई, और अब शेल्फ पे बैठे तकरीबन हर फिक्रे में उसकी सास, नंद और शोहर के ना होने पर शुक्र अदा कर रही थी।